सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपको पता होगा कि यूपीएससी में मेंस की तैयारी करने के लिए, मेंस के आंसर लिखने के लिए हमें यूपीएससी के जो टॉपर रह चुके हैं उनकी कॉपी से, यानी टॉपर्स कॉपी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो उस कॉपी को, उन कॉपीज़ को हमको ज़रूर देखना चाहिए और सीखने का ट्राई करना चाहिए उनसे। तो आप सभी को पता होगा कि मेंस में भी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जीएस पेपर 4। तो आज हम हिंदी मीडियम 2024 के टॉपर रह चुके सुखराम जी सर, जिनकी रैंक है 448 2024 में, और इनकी आज हम जीएस पेपर 4 कॉपी की को देखने का ट्राई करेंगे और बहुत कुछ सीखने का ट्राई करेंगे। सुखराम जी सर राजस्थान से है और बहुत लकी है सर कि उनको राजस्थान कार्ड भी मिला है, होम कार्ड मिला है। तो उनकी अगर हम मार्कशीट देखते हैं तो ये है उनकी मार्कशीट 2024 मेंस की, और ये है जीएस पेपर 4, यानी एच में इनको 123 नंबर मिले हैं। यानी 100 प्लस या 110 प्लस जो एथिक्स में नंबर आते हैं वो जीएस में बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाते हैं, या फिर बहुत अच्छी रैंक दिलाने में, सिलेक्शन दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सुखराम जी सर। और ये है सुखराम जी सर है जो राजस्थान से हैं। 123 नंबर मिलना एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो आज हम इनकी कॉपी से सीखने का ट्राई करेंगे कि उन्होंने किस तरह से आंसर को लिखा है, किस तरह से स्टार्टिंग की है, किस तरह से एंडिंग की है, कंक्लूजन, भूमिका, और किस तरह से आंसर की बॉडी पार्ट, यानी जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको किस तरह से फ्रेम किया, यानी पॉइंट्स लिखे हैं, डायग्राम लिखा है। और एथिक्स में तो बहुत कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं, कोटेशन वगैरह सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है और मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी कॉपी बहुत सारों से अलग दिखेगी और एग्जाम डेट को नंबर देने पड़ते हैं। तो सर की रैंक अच्छी है और नंबर बहुत अच्छे है एथिक्स में, तो इनकी कॉपी से हम सीखने का ट्राई करेंगे। तो ये है एथिक्स की कॉपी। तो चलो, एथिक्स का पेपर या जीएस पेपर 4 का पेपर जो होता है वो 250 अंकों का होता है, ये आप सभी को पता होगा। और इसमें सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में औपचारिक शिक्षा परिवार आधारित शिक्षा के पूर्वाग्रह का प्रतिकार करने के साथ साथ स्वतंत्र सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो 150 शब्दों का है और 10 नंबरों का है। 150 शब्दों और 10 नंबर का होता है, तो यानी 2 पेज हमको पढ़ने होते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग की है प्रथम पाठशाला परिवार। देखो इन्होंने मतलब हाँ है हाईलाइट भी किया, मतलब उन्होंने अंडरलाइन भी की है। तो इन्होंने परिवार की इम्पोर्टेंस से इसके क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट किया है। जैसे किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला परिवार होती है तथा परिवार के मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति में पूर्वाग्रह शामिल होती है। बाद में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। तो एथिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम्पल का रोल। तो एग्जाम्पल देना एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट और नंबर मिलते हैं उससे। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि औपचारिक शिक्षा परिवार आधारित शिक्षा की पूर्वाग्रह का प्रतिकार करती है, ऐसा तो उन स्वतंत्र सोच को कैसे बढ़ावा देती है। तो उन्होंने स्टार्टिंग परिवार की इंपॉर्टेंस से की, फिर उन्होंने हेडिंग बनाई कि परिवार आधारित शिक्षा की पूर्वाग्रह और औपचारिक शिक्षा। तो इससे संबंधित उन्होंने पॉइंट्स में आंसर लिखा है। अगर हम नीचे जाएंगे तो एक और हेडिंग बनाई है कि औपचारिक शिक्षा और स्वतंत्र सोच, यानी औपचारिक शिक्षा से स्वतंत्र सोच को कैसे बढ़ावा मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पर भी पॉइंट का सहारा लिया और इन्होंने अंडरलाइन भी की है, पॉइंट्स लिखे हैं, हेडिंग बनाई है, अंडरलाइन की है, और इस तरह से उन्होंने आंसर को एंड किया है। और बाद में उन्होंने कंक्लूजन 2 लाइन में लिखा है। तो यही एक अच्छे आंसर की विशेषता होती है कि उसकी स्टार्टिंग कैसी हुई है और एंडिंग एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष 2 लाइन में है, मतलब छोटा होना चाहिए। और पॉइंट्स में, सब हेडिंग में, यही जो बहुत सारों की कॉपीज होती है उनसे हमारी कॉपी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और एग्जामिनर हमारी कॉपी में नंबर देता ही है। तो दूसरा नहीं, ये मतलब पहला ही क्वेश्चन उसका बी पार्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजिल ब्लोइंग के नैतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। ये जो क्वेश्चन है तो उन्होंने यहाँ से तात्पर्य से स्टार्ट कर दिया। तो मतलब क्वेश्चन की आंसर की जो स्टार्टिंग है वो हम किसी परिभाषा से, उदाहरण से, भूमिका से, महत्व से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिछले जो क्वेश्चन में इन्होंने महत्व, परिवार महत्व के बारे में से स्टार्ट किया, और यहाँ इन्होंने तात्पर्य यानी इसका अर्थ बता दिया।
बाद में यहाँ पर भी इन्होंने हेडिंग बनाई है, फिर पॉइंट्स बनाई है, सब हेडिंग है और एग्जाम्पल भी है। तो इस तरह से इन्होंने आंसर को फ्रेंड किया है। बहुत अच्छा आंसर है इनका, और 123 नंबर मिलना यूपीएससी एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर है। और ये भी इन्होंने यहाँ पर भी इन्होंने हेडिंग बनाई है और पॉइंट्स भी लिखे। देखो, एक क्वेश्चन को इन्होंने 3-4 हेडिंग में, पॉइंट्स में और छोटा कंक्लूजन, छोटी भूमिका में इन्होंने फ्रेम किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आंसर में, जीएस हो या ऑप्शनल, तो ये ध्यान रखना है हमें। और इन्होंने कंक्लूजन 2 लाइन में लिखा है। अब दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन जो है, इन्होंने यहाँ पर जैसे आचरण संबंधी नियम, इसके बारे में जो ये क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग इन्होंने सिविल सेवक में जो डूज डोंट जो निर्देशित करते हैं, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस बता दिया आचरण संबंधी नियमों का, और एग्जाम्पल भी दिखाया है, बताया। तो एग्जाम्पल देना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स को किस तरह डायग्राम में लिखा है। जैसे इन्होंने पिछली ये यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स लिखे 1 2 3 करके 4 ऐसे नंबर बना के, और यहाँ इन्होंने ऐसे फ्रेम किया है। तो ये एक टॉपर की खासियत होती है कि वो अपना जो ज्ञान है या फिर अपना जो आंसर है वो किस तरह से दिखा रहा है या किस तरह से फ्रेम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने इस तरह से पॉइंट को लिखा है और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, और इस तरह से उन्होंने आंसर को पूरा किया है। अब ये आंसर है, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो सूचना तक जो सूचना का अधिकार होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि संविधान कहाँ मेंशन है, और फिर एक्ट का जिक्र कर दिया, और बाद में सब हेडिंग, हेडिंग, फिर सब हेडिंग, और ऐसे पॉइंट्स में और एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को 2-3 हेडिंग में बनाकर, कंक्लूजन और भूमिका अच्छी बनाकर अगर हम लिख देते हैं तो नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तो उन्होंने यहाँ पर एथिक्स में एक और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कोटेशन बेस्ड होती है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ये जो कोटेशन है, ये जो उन्होंने बताई गई थी बात, तो इसके बारे में हमको क्या संदेश मिलता है, तो नैतिकता के बारे में इन्होंने लिखा है, और फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार क्या है, तो इसके बारे में, और फिर पॉइंट्स में आंसर आ गया। और यहाँ पर भी इन्होंने किस तरह से फ्रेम किया है कि ये जो एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये जो शब्द, तो इनको इस तरह से अलग करके लिख दिया है। इससे क्या है कि पेज भी बहुत मतलब भरा सा लगता है, और ये शब्द आंसर की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ा देते हैं। और ये पॉइंट्स में, फिर एग्जाम्पल, फिर एंडिंग, और फिर ये कोटेशन है थॉमस हॉब्स का कि कानून जनता की अंतरात्मा है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि संत थॉमस एक्विनास। अब देखो, यहाँ थॉमस हॉब्स है और उन्होंने पूरा नाम लिख लिया, तो इससे एग्जामिनर को उससे ये पता चलता है, उसको ये पता चलता है कि कैंडिडेट को पूरा नाम भी पता है और वो अच्छे से पढ़ के आया है। तो एक्विनास के अनुसार कानून कुछ नियमों का समुच्चय होता है जिससे समुदाय की भलाई के लिए निर्मित किया गया है। और फिर एग्जाम्पल देखो कितना शॉर्ट है, 2 लाइन में, और ये जो छोटा सा बताया गया है क्वेश्चन में, कोटेशन में, उसको 2 लाइन में अच्छे से व्याख्या कर दी गई। फिर एग्जाम्पल दे दिया है, फिर पॉइंट में बना दिया। अब देखो पॉइंट फिर से आ गए, एग्जाम्पल, पॉइंट, एग्जाम्पल। तो यही एक अच्छे आंसर की विशेषताएं होती है। बाद में इन्होंने इस तरह से ये निष्कर्ष लिखा है कि अतः कि गांधी, लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जो थे, उनका, सिगमंड फ्रॉइड व विवेकानंद जी के अनुसार अंतरात्मा के आधार पर निर्मित कानून ही सर्व प्राथमिक व सर्व स्वीकार्य होता है। तो इस तरह से उन्होंने ये निष्कर्ष बना दिया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो क्वेश्चन है, कोटेशन है कि हम महानता के सबसे करीब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। तो यहाँ पर विनम्रता के बारे में बताया गया, तो इन्होंने यहाँ पर यह अंडरलाइन भी की है अपनी जो लाइन या फिर अपने जो महत्वपूर्ण जो लिखी है शब्द, तो उन पर अंडरलाइन भी की है। तो यहाँ पर अंडरलाइन और फिर पॉइंट्स, यहाँ पर भी पॉइंट्स है और एग्जाम्पल है और कंक्लूजन। तो इस तरह से इन्होंने आंसर लिखा है। यहाँ पर भी हेडिंग बना दी गई है, फिर पॉइंट्स, यहाँ हेडिंग, फिर पॉइंट्स। देखो एक आंसर मैं बार बार बोलूँगी, जितना हम पॉइंट्स में और जो भूमिका और कंक्लूजन है, जितना हम शॉर्ट रखेंगे उतना आंसर हमारी कॉपी बहुत अच्छी बनेगी और मार्क्स स्कोरिंग होगी। और फिर ये क्वेश्चन आ गया है कि ये 150 नंबर का है, और 4 नंबर क्वेश्चन की अभिवर्ती के निर्धारित तत्व क्या है। तो इस तरह से उन्होंने अभिवर्ती का तात्पर्य बता दिया है। फिर एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने तत्व बताया है। फिर उन्होंने जो क्वेश्चन के अनुसार अभिवर्ती में परिवर्तन अनुनय, तो इसके अनुसार फिर पॉइंट बनाए हैं।
तो इस तरह से उन्होंने आंसर लिखे हैं, बहुत अच्छे आंसर है। और यहाँ फिर से उन्होंने ये युद्ध एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, मतलब युद्ध के बारे में बता दिया, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया कि नैतिक हो सकते हैं या नहीं। और फिर इन्होंने एक एस्पेक्ट ये लिया कि युद्ध नैतिक नहीं हो सकते क्योंकि, फिर पॉइंट्स में। और फिर आगे ये कि कुछ अर्थों में नैतिक हो सकते हैं, फिर क्योंकि, तो ये पॉइंट उन्होंने बताए। और यहाँ देखिए उदाहरण भी दिया गया है। और फिर ये कंक्लूजन, इस तरह से उन्होंने आंसर लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं। और इसी कारण से उनको यूपीएससी में 123 नंबर मिले हैं। तो हम क्या सीख सकते हैं, तो हमको यही सीखना है कि किस तरह से आंसर को फ्रेम किया है। छोटा लिखा है, कंक्लूजन, छोटी भूमिका, हेडिंग है और पॉइंट है, एग्जाम्पल है। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। ये देखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो फिर पॉइंट में आता है कि जनहित को सर्वोपरि माना। तो वहाँ पर एक ये भी कोटेशन है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रज्ञानम स हिते हितम। तो ये जो कोटेशन है इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है उन्होंने। तो ये कंक्लूजन, ये इनका मतलब यही। अब हमने मतलब 4-5 क्वेश्चन इनके आंसर देख लिए। तो कॉपी में हमको यही सीखने को मिलता है कि एक तो अच्छी भूमिका को हम क्वेश्चन में जो दिया गया है उनकी महत्व के बारे में परिभाषा से, अच्छी रिपोर्ट से तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कंपनी जिन नियम और विनियम प्रक्रिया से संचालित हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा दे दी, फिर मुद्दे क्या है, फिर पॉइंट, फिर इन्होंने पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स में आंसर लिखे। फिर ये कंक्लूजन में सेकंड ARC वगैरह, ये रिपोर्ट्स वगैरह भी उन्होंने डिफाइन कर दिया। फिर ये ईमानदारी पर क्वेश्चन है तो इन्होंने इस तरह से किया है। ये देखिए फ्रेम किस तरह से अच्छे से किया उन्होंने। अब हम आते हैं कि जो सेकंड पार्ट जो पेपर का होता है एथिक्स में, वी पार्ट, सेक्शन वी, तो उसमें ना केस स्टडी दी हुई होती है, उसमें से हमको आंसर लिखने होते हैं। यहाँ एक केस स्टडी दी गई है जिसको पढ़ के हमको ये A और B आंसर क्वेश्चन है, इसके आंसर लिखने हैं। और यहाँ पर इन्होंने केस स्टडी, अभी देखो केस स्टडी कैसे आंसर स्टार्ट किया इन्होंने कि उपरोक्त केस स्टडी में निष्पक्षता, तटस्थता, मूल्य आधारित शिक्षा, जवाबदेही, नैतिकता जैसे मूल्यों के साथ ईमानदारी अपेक्षित है। और हितधारक, अब केस स्टडी होती है तो इसमें हितधारक क्या कौन कौन है, फिर और उसमें क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है एथिक्स का, तो इन्होंने ये लिखा है। फिर क्वेश्चन जो A पूछा गया था उसके आंसर पॉइंट में, फिर मेरे मित्र की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय अवसर जरूर होंगे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब ये केस स्टडी में जो पूछा गया उसके पॉइंट में। यहाँ पर एक और केस स्टडी है और यहाँ पर भी स्टार्टिंग की है कि इस केस स्टडी में पारदर्शिता, संगठनात्मक हितों की पूर्णता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा की अपेक्षा है, साथ ही दुविधा की स्थिति भी उपस्थित है। फिर हितधारक कौन कौन से हैं, और फिर क्वेश्चन 1, तो भूषण के समक्ष नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी है। केस स्टडी में भूषण नाम का कोई व्यक्ति है, उसके सामने जो नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी है, तो वो हमको वहाँ दिमाग लगाना है कि क्या क्या दुविधाएं हैं। तो फिर पॉइंट में भूषण के पास में विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, फिर पॉइंट में इस तरह से उन्होंने पॉइंट में केस स्टडी को पूरा किया है। इसी तरह से हमको भी सीखना चाहिए, जैसे गुण दोष कि इस विकल्प का कौन सा गुण है, क्या दोष है हो सकते हैं इस बारे में। तो ये भी केस स्टडी है। ये 10वां नंबर का ये क्वेश्चन है जिस ये भी एक केस स्टडी है। तो इसको स्टार्ट कैसे किया करने कि उपरोक्त केस स्टडी में आरिफ से निष्पक्षता, तथ्यों के आधार पर निर्णय के साथ सार्वजनिक संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में व्यवहार, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, साहस, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य अपेक्षित है। तो फिर क्वेश्चन और नैतिक मुद्दे और पॉइंट में सब बताया है। फिर विकल्प क्या है, फिर पॉइंट में, और जो भी विकल्प हम दे रही है या फिर उस केस स्टडी से जो विकल्प मिल रहा है उसके गुण भी बताओ और दोष भी बताओ कि इसके ये गुण हो सकते हैं और ये दोष हो सकते हैं। तो इस तरह से हम सबको मतलब हमको केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना चाहिए सीखना चाहिए।
और ये हैं फिर पॉइंट है, ये नौकरशाही के राजनीतिकरण की समस्या के समाधान भी बताए गए हैं। ये भी केस स्टडी है। तो इस तरह से इनकी कॉपी है और आई होप कि आप सभी को इनकी कॉपी से और इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। मैं इस कॉपी को मतलब इनकी जो कॉपी है इनसे मतलब आंसर देख रही थी कि किस तरह से इन्होंने आंसर लिखे हैं, तो फिर सोचा कि आप सभी को भी बता दूं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी कि और अगर आपको और भी टॉपर्स की कॉपी मतलब इस तरह से कुछ सीखने के लिए कॉपीज़ वाली वीडियोज़ ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।